Hi friends, welcome again to Soaring Through Chaos. And the reason we do this is because दुनिया में काफी कई चीजें आजकल गड़बड़ हो रही है। जैसे कि पैंडेमिक आ गया है, कोरोना की वजह से कई लोग बीमार हैं, कई लोग हमारे नजदीक भी, हमारे फ्रेंड्स में भी कई लोग बीमार हैं। तो उसमें थोड़ा सा डर तो होता ही है, एंग्जाइटी तो होती है। और उसके अलावा जॉब्स में भी दिक्कत हो रही है, कईयों के जॉब्स चले गए, कईयों के बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। और इन सब चीजों की वजह से लोगों में दुश्मनी थोड़ी बढ़ गई है, या फिंगर पॉइंटिंग शुरू हो रहा है कि इन लोगों की वजह से रहा है, उन लोगों की वजह से हो रहा है। लेकिन इसी बीच हमें पता है कि हम अगर सबके साथ रहें, अगर हम इस वातावरण में शांति रखें, तो हम अपने लाइफ में काफी परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इन लोगों से मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, जो मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं, चाहे कोई भी उम्र के हो। दोस्त हु हैव बीन अ गुड रोल मॉडल फॉर मी। सो उनमें से एक है राधिका श्रीवास्तव, जो मुझे यूथ कैंप में मिले थे सरदार शहर में, लगभग 2.5 साल पहले। तो राधिका जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि आज आपके साथ में बात हो पा रही है और काफी लंबे समय हो गया था कोरोना को लेके भी और यूथ चैंपियन के बाद में भी काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाई है। एंड हम लोगों का हरदा में आकर मिला है। हाँ, बिल्कुल। आप लेकिन वो चल रहा था कि कैसे आपके साथ में बात हो पाएगी, मुलाकात हो पाएगी या फिर बीच में आप चले गए थे आउट ऑफ कंट्री तब भी लग रहा था। अभी एक नई एनर्जी है, आज आपके साथ बात कर रही हूँ और काफी खुशी हो रही है कि किसी ने इस पूरे 6 मंथ में मेरे बारे में बात करने के लिए खुद से बोला है कि हाँ ठीक है, हम बात करते हैं कि और रोल मॉडल के रूप में देख पा रहे तो ये एक और अलग खुशी दे रहा है। अभी मतलब बहुत खुश हूँ मैं। सो और अपने बारे में कुछ बताइए राधिका जी, क्योंकि आप, जैसे मैं आपको 2 बार मिला, एक तो यूथ कॉन्फ्रेंस में, तब यूथ कॉन्फ्रेंस में आए कैसे, और उससे पहले उसके बाद में हरदा में सिनर्जी संस्था और अनेक संस्थाओं में आपने काम किया है। बहुत आपने बिल्कुल। अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करने से पहले ही, हाई स्कूल के बाद में आपने बहुत कुछ कम्युनिटी के लिए काम किया है। तो उस बारे में कुछ बताइए, हम हमें थोड़ा अंदाज है बट ज्यादा डिटेल में बताइए, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं क्योंकि स्टार्टिंग अपने इंट्रोडक्शन से ही करती हूँ हमेशा और वो मेरा सिग्नेचर्स बोल सकते हैं कि मुझे मजा आता है अपने स्टार्टिंग से अपनी बातों को रखना। मेरा पूरा नाम मैं राधिका श्रीवास्तव लिखती हूँ और मैं मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट के एक विलेज से हूँ। उसका नाम रहट गांव है और अभी हरदा में रह रही हूँ मैं पिछले 2.5 साल से। और सिनर्जी संस्थान के साथ में पिछले 5 साल से जुड़ाव हो पाया था। एक कोचिंग क्लास जा रही थी मैं कंप्यूटर की। उस दौरान पता चला था कि सिनर्जी कोई ऑर्गेनाइजेशन से और जो हमारे यहाँ पे यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। और मैं भी कुछ सेशन अटेंड करने, बस देखने के लिए कि कैसा काम होता है यूथ के साथ में, कौन सी संस्था है जो अभी एक और नई चीज लेके आई है। पहली बार एनजीओ का नाम सुना था और चीजें हुई थी। पर जब उसके सेशंस अटेंड करे, वर्कशॉप्स में शामिल हुए यूथ डेवलपमेंट की, तो काफी कुछ चीजें सीखने के लिए हमेशा मिल रही थी, कुछ नया सीख पा रही थी। और अच्छा लग रहा था कि मतलब कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूथ के लिए बात हो रही है, हमारे लिए बात हो रही है। और वहीं से फिर सिनर्जी के साथ निरंतर जुड़ाव बना रहा और आज 5 साल हो गए सिनर्जी के साथ काम करते करते। मैं ने जब सिनर्जी के साथ शुरुआत की थी तो ऐसे वॉलेंटियर जुड़ी थी सीखने के लिए। फिर प्रभा ऑर्गेनाइजेशन है एक दिल्ली में और सिनर्जी इन पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो इंटरनेशनल सिटीजन सर्विस करके एक प्रोग्राम सिनर्जी ने उनके साथ में किया था। उसमें आईसीए यूके से कुछ यूथ आए थे और इंडिया के यूथ थे। तो 3 मंथ का उनका 2 बैच हम लोगों ने यहाँ पे किया था हरदा में। और उनके साथ में पेड वॉलेंटरी सीखने के लिए जुड़ी थी, तो मुझे कुछ अर्निंग भी हो रही थी संस्था से, प्लस मैं सीख भी रही थी। काफी एक नया अनुभव था और एक वो था कि जब लोग इतनी दूर से आके सीख सकते हैं तो हम अपने ही जगह पर रह के भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, या फिर अपनी जगह की वैल्यू वहां से पता चली थी।
अभी रिसेंटली वो जब खत्म हुआ 6 मंथ मेरा उस पेड वॉलेंटरी वाले पेड में के दौरान, तब उड़ान फेलोशिप संस्था ने शुरुआत की थी एक ऐसी फेलोशिप की जहाँ पे लड़कियों को स्पेस मिल पाए, लड़कियां अपनी बात रख पाए, अपने सपनों पे काम कर पाए, और ऐसे ही और लड़कियों के साथ में काम कर पाए। तो एक आइडिया बिल्ड हो रहा था, और काम मतलब शुरुआती प्रोसेस थी कि कैसे काम होगा अगर हम इस तरीके की फेलोशिप चलाते हैं। तो भैया जब ऑर्गेनाइजेशन में के लोगों के साथ में बात हो रही थी, तो क्योंकि ऐसे वॉलेंटियरी में जुड़ी थी, तो उनको लग रहा, मतलब हम मेरे साथ में 2 साथी और थी, हरदा से थी, एक साथी झाबुआ से थी। उन लोगों का भी काफी लंबे समय से संस्था के साथ में जुड़ाव था। तो प्रैक्टिकली कि हम अगर आगे इस तरीके की प्रोसेस या फेलोशिप कंटिन्यू करते हैं लड़कियों के साथ में, तो किन किन चीजों को लेके काम करना होगा और कैसे काम होगा। तो फर्स्ट बैच की फर्स्ट फेलो थी मैं उस फेलोशिप में, और प्रैक्टिकली फेलोशिप 1 ईयर का वो चला था। उसमें एक तो एजुकेशन पे मैंने काम किया था, खुद के एजुकेशन पे भी, क्योंकि 10th के बाद में मैंने पढ़ाई 1 साल ड्रॉप कर दी थी। उसके बहुत अलग अलग रीजंस थे, और जब खुद की पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी, तो उसी दौरान काफी चीजें समझ में आई थी कि आसपास जो लड़कियां होती हैं वो लोग कैसे अपनी फेलोशिप, मतलब अपनी पढ़ाई कैसे ड्रॉप कर देती हैं, और उसके पीछे के रीजंस बहुत अलग अलग होते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो था वो ये था कि उनसे कभी कोई जाके नहीं पूछता है कि उनको आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। तो मैंने अपनी फेलोशिप्स में अपनी पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ ऐसी 8 लड़कियों के साथ में काम किया था, और वो लड़कियां सारी आदिवासी लड़कियां थी। मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर एक गांव है गाड़ा मोड़, वहाँ की लड़कियां थी सारी। उनके साथ में काम शुरू किया मैंने और फेलोशिप के दौरान। और जब मैंने उनसे बात की या फिर उनकी कम्युनिटी में लोगों से बात की, और उनके, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल पास में था, वहाँ के टीचर्स से बात की, तो सभी की तरफ से बहुत अलग अलग तरीके के रीजंस आए। कि स्कूल टीचर ने तो मुझे बहुत स्पष्टली ये बोला था कि लड़कियां को शौक ही नहीं है पढ़ने का, उनका मन नहीं लगता है, वो सिर्फ घर के काम में ही ज्यादा अपना टाइम देती हैं, या फिर उनके घर में पशु हैं तो उनको चराने चली जाती हैं जंगल। पर वो पढ़ना नहीं चाहती, तो हमने भी कोशिश की, पर उन्होंने पढ़ना नहीं चाहा, तो हम नहीं जोड़ पाए उनको। फिर जब मैंने लड़कियों से बात की, तो उनके अलग रीजंस निकल के आए कि उनके गांव से मेरे गांव तक, क्योंकि मेरे गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ उनको 8 क्लास के बाद वहीं आना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो 8 क्लास तक तो किसी ने 8 क्लास तक पढ़ लिया, किसी ने 5th क्लास तक पढ़ लिया। पर रीजंस बहुत थे कि घर में एजुकेशन का माहौल नहीं मिल पाना सबसे बड़ा उनके लिए रीजंस था। दूसरा था कि ट्रेवलिंग का, कि हम अगर गांव से 8 किलोमीटर दूर आना है, तो आने के समय में तब मॉर्निंग का समय होता है तो उतना कोई दिक्कत नहीं होता, पर जाने के टाइम पे क्योंकि स्कूल जो छूटता है वो 5:30 बजे के अराउंड छूटता है, तो उनको जाने में 8 इजीली, अगर वो पैदल जा रहे हैं तो बच जाता है। तो वो काफी डिफिकल्ट था उनके लिए, चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जंगल वाला रास्ता है काफी। और एक दो लड़कियों ने ट्राई किया था, तो उनके साथ में छेड़छाड़ जैसी प्रक्रियाएं हुई थी, तो उसके कारण बाकी सारी लड़कियों पे ब्रेक लग गया था। और जब पेरेंट्स से बात की उन लोगों के, तो उन्होंने बताया कि हमारी इच्छाएं हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, पर कई बार तो ये हुआ कि हम स्कूलों में एडमिशन के लिए गए, तो टीचर्स ने कभी किसी डॉक्यूमेंट्स पे, कभी किसी डॉक्यूमेंट्स के नाम से हम लोगों को रोक दिया वहां पे। तो जब एक चीज लेके जा रहे हैं, उसके 15 दिन बाद बोल रहे हैं कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आए, तो इतना परेशान होने से अच्छा है कि हम पढ़ाई ही छुड़वा दें, तो हमको परेशान ना होना पड़े। तो इस तरीके के बहुत अलग अलग रीजंस निकले थे। फिर मैंने कंटिन्यू 1 साल वहाँ पे काम किया, उन लोगों के साथ में कंटिन्यू मैं जुड़ी रही, और बहुत अलग अलग तरीके की सेशंस किए कि खुद की समझ वो बना पाए, पेरेंट्स के साथ में अलग तरीके के व्यवहार बिल्ड कर पाई मैं, कि उनके साथ तो मैं फ्रीडमता के साथ में एक उनकी लड़की के रूप में आ पाऊँ, ताकि उनकी लड़कियों के साथ में काम करने में मुझे आसानी हो। तो वो माहौल बनाने में लंबा समय लगा, लेकिन आज जो कंडीशन है उस गांव की, कि वो 8 लड़कियां कंटिन्यू अपनी स्कूल जा रही है। उसमें से एक लड़की ने अपनी अभी इस ईयर कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो वो काफी एनर्जी देके गया है। और बाकी सारी लड़कियां भी अभी घर से
फाइट करके और निकली हैं, खुद से बोल पा रही हैं कि हमको जाना है पढ़ाई करने, हम पढ़ेंगे, हमारे पास ये चीजें हैं, और या फिर हमको पता है कि अब एडमिशन की प्रोसेस क्या करनी है, या फिर हम जो लड़कियां करके निकल रही हैं वो अभी लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, गांव में बता पा रही हैं, और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी जोड़ पा रही हैं वो एजुकेशन से। ये काफी अच्छा रिजल्ट रहा है उस गांव का काम करने का। और अभी खुशी होती है कि आपके साथ जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनको नहीं बताया था कि आप आ रहे हैं या मैं आने वाली हूँ, तो वो काफी था कि वो उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी और आपके साथ में काफी फ्री थी या फिर बात कर पा रही थी, एक जगह इकट्ठा हो पाई थी। ऐसा कुछ प्लानिंग किया नहीं था मैंने पहले से उनके साथ में, बहुत रेंडमली प्लान था वो, और चले गए थे हम लोग, पर काफी सक्सेसफुल था और बहुत कॉन्फिडेंट है मुझे उस चीज के लिए कि अगर मुझे मेरे काम को दिखाना है तो मैं पहले से प्लानिंग नहीं करती हूँ उस गांव के लिए, तो और बहुत अचानक और बहुत रेंडमली लोगों की विजिट्स वहां पे करवाती हूँ ताकि एक्चुअल में जो चीजें हैं वो देख पाए, लोगों के साथ जो जुड़ाव बना है या लोगों के जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं वो देख पाए। तो ये एक पूरे संस्था ने ये एक चीज काफी बिल्ड की है मेरे अंदर भी, और मैंने भी लोगों के साथ में वही विश्वास बनाया है। तो ये फेलोशिप के बाद में जुड़ी थी मैं संस्था के साथ में कंटिन्यू, और अलग अलग सेशंस में जुड़ी रही हूँ, सीखने के लिए जुड़ी रही हूँ, पर बीच में 1 साल मैंने थोड़ा सा जॉब वाले उससे छोड़ दिया था, कुछ और करना चाह रही थी और सीखना चाह रही थी। पर जब मैं वापस से संस्था के साथ में जुड़ी तो मैंने 300 गांव में काम शुरू किया, और वो एक डिजिटल प्रोग्राम था इंटरनेट साथी का, तो एज ए कोऑर्डिनेटर मैंने उसमें ज्वाइन किया था, और संस्था की तरफ से महिलाओं के साथ में काम करना था, तो 25 गर्ल्स को ऐसे लीड कर रही थी और उनके साथ में काम कर रही थी। आज उसमें से 4 गर्ल्स ऐसी हैं जो ऐसे टीम मेंबर, संस्था की टीम मेंबर के रूप में जुड़ी है। एक गर्ल्स है जो ऐसे कोऑर्डिनेटर संस्था के अंदर आ पाई है। तो वो एक एनर्जी हमेशा देके जाता है मुझे, मेरा काम या संस्था का काम, कि जिन लोगों के साथ में हम काम कर रहे होते हैं, जिस स्किल्स के साथ में काम कर रहे होते हैं, वो स्किल्स संस्था को वापस मिल पाती है, और संस्था फिर उसके माध्यम से अलग अलग तरीके से फिर और नए काम कर पाती है। और मैंने 100 गांव में कंटिन्यू मैंने काम किया है, सीधे रूप से बोला जाए तो डायरेक्टली काम किया है मैंने उनके साथ में। तो वहां पे भी महिलाओं से जुड़े काफी मुद्दे निकल के आए हैं, लड़कियों से जुड़े काफी मुद्दे निकल के आए हैं, इवन जेंडर के नजरिए से देखें तो भी काफी चीजें उस समय देखने के लिए मिल रही थी, सीख पा रही थी, और उनके साथ काम करने का भी काफी प्लान था कि कैसे काम होगा। फिर संस्था के साथ में जब हम शेयरिंग, हर मंथ हमारा रिव्यू मीटिंग या बोर्ड मीटिंग में शेयरिंग जब हुआ था तो काफी चीजें निकल के आई थी, और उसी दौरान हमारा एक प्रोग्राम बनने की प्रोसेस में था। बेसिकली वो प्रैक्टिकली 3 साल से चल रहा था विदाउट फंडिंग। हाँ, हमारे पास में युवालय करके एक प्रोग्राम है जिसमें अभी मैं रिसेंटली ऐसे जूनियर फैसिलिटेटर के रूप में काम कर रही हूँ। वो 3 साल जब मेरी संस्था के साथ शुरुआत थी, उस साल वो सिर्फ एक नाम से बिल्ड हुआ था। संस्था के ऑफिस के एक रूम में हम लोग बैठ के मीटिंग्स करते थे, हम प्लान करते थे कि वो कैसे काम करेगा युवाओं के लिए, कैसे आगे जाएगा, एक फंडिंग के अगर कोई हमको फंडिंग करता है उस प्रोग्राम के लिए तो हम उसको कैसे कंटिन्यू एक स्ट्रक्चर में लेके जा पाएंगे। पर 3 साल की वो प्रोसेस और वो मेहनत थी कि हमको एक जगह से फंडिंग मिली और हमने उसको फंडिंग एजेंसी, मतलब फंडिंग के रूप में साथ में उस प्रोग्राम को हम कर पाए, और काफी अच्छे से उसको अभी रन किया है पिछले 2 साल में। और ऐसा फैसिलिटेटर जो अपेक्षाएं मेरी पिछले प्रोग्राम से रही थी कि कैसे जेंडर के नजरिए से लोगों के साथ में काम हो पाए, गर्ल्स के साथ में काम हो पाए, थर्ड जेंडर्स के को थोड़ा सा समझ पाऊं कि वो कैसे होता है, मतलब क्यों कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है आज भी। तो ये चीजें काफी युवालय प्रोग्राम के अंतर्गत में समझ पाई और सीख पाई, और अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी लर्निंग्स को और आगे बढ़ाऊं और कंटिन्यू में इस संस्था के साथ में अपना समय दे पाऊं, या जो मुझे मिला है वो मैं संस्था तक वापस किसी ना किसी रूप में दे पाऊं। तो दोनों प्रयास निरंतर करती हूँ मैं साथ में।
मैं कुछ काम कर रही हूँ तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमेशा देखती हूँ। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है पढ़ाई में, बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है मैंने। तो आपका उससे ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लिटरली पैंडेमिक के टाइम पे ही हो गया, इसी साल, है ना? नहीं, लास्ट ईयर हो गया था, रिजल्ट अभी जनवरी में आया था उसका। रिजल्ट अब आया? और अच्छा अच्छा। हाँ, साथ ही साथ मैंने 6 मंथली इग्नू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से CIG का एक कोर्स किया था, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस का। तो 6 मंथ का वो कोर्स भी कंप्लीट किया, जहाँ पे थोड़ा बच्चों के साथ में कैसे काउंसलिंग की जाती है, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, बेसिक जो कोर्स होता है वो किया। क्योंकि वो नीड्स थी कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे काम होता है या नहीं होता है। और उसने काफी हेल्प की। पिछले 6 मंथ में जब कोविड का समय चल रहा था और लोग मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, और हम लोगों ने, क्योंकि संस्था का हमेशा होता है कि हम लोगों की कैसे मदद कर पाए, अगर हम घर भी बैठे हैं तो हम लोगों तक कैसे पहुंच पाए या कैसे मदद कर पाए, किस रूप में। और क्योंकि मेरे साथ में 3 साथी और थे जिन्होंने ये कोर्स किया था संस्था के अंदर से, हम लोगों को फिर साथ में आके इनिशिएटिव लिया कि हम काउंसलिंग टोल फ्री नंबर्स चलाते हैं, लोकल हरदा के लिए, आउट ऑफ MP के लिए भी, जो साथी जहां से जुड़ना चाहते हैं उनके साथ में बात करेंगे। क्योंकि उस समय लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी था। एकदम से 21 दिन के लिए लोग घर के अंदर कैद हो गए थे, फिर 3 मंथ के लिए लोग घर के अंदर वो काफी था। और खासकर बच्चों के साथ में काफी था कि घर में 2 व्यक्ति कोई भी तनाव में है तो उसका असर बच्चों के ऊपर काफी पड़ रहा था। मैंने 4 साथियों की काउंसलिंग की थी, और मतलब की तो काफी सारे लोगों की थी, पर 4 बहुत मेजर काउंसलिंग थी कि वो काफी सिखा के गई चीजें, या काफी समझा, मतलब एक अलग नजरिया बिल्ड हुआ उस चीज को लेके। तो जामिया का जो केस हुआ था कोविड के समय, की काफी सारे लोग एक साथ एक जगह पर मिले थे, और फिर वो लोग अलग अलग जगह पर भी शिफ्ट हो चुके थे जब तक उन लोगों का पता चला था। इसी उसी में से कोई साथी थे जो एक फैमिली के साइड में आके रह रहे थे, और उस कारण से वो न्यू कपल्स थे पर काफी डरे हुए थे, क्योंकि कम्युनिटी ने उनको देखने का नजरिया चेंज कर लिया था, उनके साथ व्यवहार चेंज कर लिए थे अपने। और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उस स्थिति में वो लोगों से हेल्प भी कैसे मांगे, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज के लिए काफी उनके ऊपर दबाव हो रहा था। तो उस समय उन्होंने क्योंकि मैंने MP हेल्पलाइन में भी अपना नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ था काउंसलिंग के लिए एज अ काउंसलर, तो उनका कॉल आया। और वो पहले काफी डरे हुए थे कि शेयर करें या नहीं करें अपनी चीजें, या फिर उनको कैसे मदद मिलेगी। फिर जब उनसे लगभग 45 मिनट बात हुई तो चीजें समझ में आई कि वो लोग क्यों डर रहे हैं, या फिर किस तरीके की मदद उनको चाहिए, और किस तरीके से आसपास के सोसाइटी के लोगों ने उनको देखने का नजरिया अपना चेंज कर लिया था। और क्योंकि वो केस बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए और बहुत नया था, तो मैं भी एकदम से सजेशंस या फिर उस तरीके की चीजें नहीं कर पा रही थी उनके साथ में। मैंने उनके पास में ही रहने वाले एक मेरे कांटेक्ट के एक व्यक्ति को उनका नंबर ट्रांसफर किया, और देख उनसे बोला कि वो अभी उनके साथ में बात करें, क्योंकि एज ए काउंसलर वो भी लोगों की हेल्प कर रहे थे उस दौरान। फिर उन्होंने जब बात करी तो उनको अभी काफी अच्छा हेल्प मिल पाया, काफी सारी चीजें वहां पे सॉर्ट आउट कर पाए, या फिर वो लोग लोगों के सामने बता पाए कि हम लोग जामिया से नहीं है, या फिर हम लोग उस तरीके से, मतलब क्योंकि आप भी इंसान है और हम भी है, तो हमको भी उतना ही डर है जितना आपको है कोविड से। तो काफी कॉन्फिडेंट के साथ में फिर वो लोगों के साथ में मिल पाए, उनके साथ में बातें कर पाए, बता पाए उनके साथ में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। तो ये एक काफी कोविड के समय चीजें निकल के आ पाई थी। दूसरा, हमारे यहाँ लोकल में लोगों को काफी दिक्कत हो गया था, क्योंकि राशन की दुकानें बंद थी, चीजें नहीं मिल पा रही थी। गाँव में लोग जो जा रहे थे उनको गाँव वाले गाँव के अंदर एंट्री नहीं होने दे रहे थे। उस दौरान फिर हमने काफी कैंपेन वगैरह भी चलाए थे और लोगों की मदद भी की थी कि कैसे उन तक राशन, जो बेसिक जरूरतें हैं वो उन तक पहुंचा पाए, तो उन तक राशन पहुंचा पाए कैसे हम। अभी बारिश क्योंकि शुरू होने वाली थी कुछ समय पहले, तो घर गांव में लोग घर के ऊपर पन्नियां डालते हैं अपनी छत के लिए, तो वो छत की व्यवस्था हो पाए बारिश में।
और काम पिछले 4-5 महीने से बंद पड़ा हुआ था। काफी सारे लोग माइग्रेन वाले आए थे यहाँ पर, तो उनकी मदद भी की, तो वो एक अलग अनुभव रहा है कि कैसे हम समय में लोगों की मदद भी कर पाए। तो अपनी पहचान, संस्था की पहचान, स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ में एक अलग नजरिया बिल्ड कर पाए हैं अपने कामों का। ये पर्सनली भी काफी लोगों के साथ में बात हो पाई, लोगों के साथ में जुड़ पाए, कनेक्शंस बिल्ड हो पाया, और वो कॉन्फिडेंट बढ़ा है कि हम हालात कैसे भी हो, हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंट है तो हम चीजों से लड़के निकल सकते हैं। ये था। और इस बीच क्योंकि हमारा ऑफिस वापस से शुरू हो गया था जून से, परमिशंस मिल गई थी कलेक्ट्रेट से कि आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ सीधे काम तो कर ही रहे थे उनकी हेल्प के लिए। ऑफिस जाना शुरू किया था तो वो एक डर था कि कहीं कोविड से हम खुद ग्रसित ना हो जाएं, क्योंकि घर में पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, और क्योंकि स्कूलें लग नहीं रही तो फैमिली में बच्चे भी है तो वो लोग भी अभी घर पे ही रह रहे हैं। और पिताजी को पैरालिसिस है, तो वो एक अलग ही डर था कि उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना करे। तो बहुत सारे डर थे जो रोज सुबह 10 बजे से निकलने के बाद शाम को 6 बजे तक साथ में होते थे कि कितनी सावधानी रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, और अपना खुद का ध्यान भी रखना है, साथ में लोगों की मदद भी करनी है। पर वो समय भी काफी इंटरेस्ट के साथ में बिताया, काफी मजा आया। एक डर, वो फिर से रोज लड़ना, फिर वापस घर आना, और फिर घर में बोलना कि अच्छा ऐसा कुछ नहीं है आज। तो ये काफी अच्छा था। फिर एक दिन था कि हम लोगों की जब मदद कर रहे थे, मौसम चेंज हुआ और कुछ सिम्टम्स दिखे कि कभी खाने में टेस्ट नहीं आ रहा था, या फिर किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही थी। और फिर जब ऑफिस में बात हुई इस चीज को लेके, तो ऑफिस में विष्णु भैया है, और उन्होंने संस्था रन की, मतलब शुरुआत की थी संस्था की। उन्होंने काफी अच्छे से उसको लेके मोटिवेट किया कि अगर तुमको इस तरीके की चीजें हैं तो जाके कोविड का टेस्ट करा लो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हम खुद अवेयर हो पाएंगे, हम जब लोगों को अवेयर करने की बात कर रहे हैं। एक डर था कि पता नहीं कैसे टेस्ट होगा, रिजल्ट में क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर काफी हम लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और वो हमको मोटिवेट कर रहे थे, तो वो एक काफी अच्छा पॉइंट था। टेस्टिंग करवाई थी तो 6 दिन क्वारंटाइन वाले बहुत, मैं फील कर पा रही थी कि जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं या जो लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं बाहर से आके, उनके साथ में क्या चीजें हो रही थी, उनके साथ में समानुभूति वाला पार्ट में देख पा रही थी खुद के साथ में, कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उठा के एक जेल में डाल दिया हो कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपको ये चीजें नहीं करनी है, वो चीजें नहीं करनी है, या इन बातों का ध्यान रखना है। तो वो एक अलग था अनुभव। पर जिस दिन फाइनली रिजल्ट आया कि आप नेगेटिव हो, वो एक इंटरेस्टिंग था कि अच्छा ठीक है, नहीं है अभी कोरोना। और उसी दिन मैं रिजल्ट आया और मैं अगले दिन अपना ऑफिस मैंने कंटिन्यू कर लिया था। और अभी क्योंकि रिसेंटली संस्था के साथ में जो काम चल रहा है, हम लोग इंटर्नशिप्स की प्रोसेस कर रहे हैं, जहाँ पे 40 यूथ अलग अलग गांव से हमारे साथ में जुड़े हैं। और अभी गांव में किस तरीके की चीजें होती हैं, हमारा कल्चर्स कैसा है, हम संस्था कैसे काम करती है, संविधान को समझने के लिए, और चीजों को खुद की चीजों को बिल्ड करने के लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं साथी। तो उनका ओरिएंटेशन कैंप हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि एक साथ लोगों को नहीं लेके आ सकते, तो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके उनके साथ में किया था। और मैं उसको काफी मिस कर रही थी, क्योंकि उसके 3 दिन जा चुके थे उस कैंप के। और मजा आता है मुझे लोगों के साथ बात करना, उनके साथ में नई चीजें सीखना, या वो क्या सीखना चाहते हैं उसमें अपनी सहभागिता देना। और फाइनली जब रिजल्ट आया और मैं सीधे उस वर्कशॉप में, उस कैंप में जाके खड़ी हो गई, तो लोग भी बहुत शॉकिंग से देख रहे थे कि अच्छा दीदी आप ठीक हो के आ गए। तो काफी वो अच्छा था। फिर तो काफी भी अच्छा चल रहा है काम भी, और खुद की लाइफ भी काफी अच्छी चल रही है। मजा आ रहा है अभी कोविड और बारिश और काम तीनों को एक साथ देखने में। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने मेरे अन्य सवालों का जवाब दे दिया एक ही साथ, तो मुझे ज्यादा सवाल पूछने नहीं पड़ेंगे। इनफैक्ट हाँ। एक और चीज आपने बताई बिफोर द कॉल, कि मध्य नर्मदा जो आपके यहाँ है, विच इज द सेंटर ऑफ द लॉन्ग
रिवर नर्मदा, वहां पर भी ओके। बाढ़ आ रहा है। एंड वहां पर हाँ आपका हाँ जो ऑफिस है, जहां पर मैं रुका था, हाँ। वहां पर एक दिन रुका था, फिर आपके घर भी रुका था आपके परिवार के साथ, और फिर हम्म। आपके ऑफिस में भी रुका था। मुझे तो बहुत बिल्कुल। खुशी, आप जितने भी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो ट्राइबल्स, वो हम्म। ट्राइबल विलेज में भी हम गए थे आपके साथ, और वो फॉरेस्ट में भी गए थे, सैंडलवुड का जो फॉरेस्ट है, हाँ सातपुड़ा, बिल्कुल। राइट, सातपुड़ा रेंज में। हाँ सतपुड़ा रेंज पे। सातपुड़ा, मुझे बहुत बहुत सब याद आ रहा है कि कितनी सारी चीजें। सो ये बाढ़ के कारण क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आजकल, और आप लोग कुछ मदद कर सकते हो इस सिचुएशन में? हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि बाढ़ बहुत अचानक से आई है और अचानक से भी प्रशासन अलर्ट हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उतनी बारिश नहीं हुई है, पर अन्य जगहों पर बारिश हुई, जिसके कारण डैम का पानी जो है एकदम से छोड़ना पड़ा है प्रशासन को। बना डैम फूटने के डर थे और बहुत अलग अलग रीजंस थे, और एकदम एक दिन पहले ही अलर्ट पे आया कि पानी बढ़ सकता है या फिर बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अलर्ट पे तो हम लोग भी हो गए थे कि लोगों की कैसे मदद करनी है या कैसे काम करना है उन लोगों के साथ में। और कल पूरा दिन जो बारिश हुई है उसमें लगभग हर जहाँ पे आप रुके थे हंडिया, तो नर्मदा जी का मध्य स्थल बोला जाता है कि यहाँ से अमरकंटक भी उतना ही दूरी पर है जितना जहाँ पे खत्म हुई है नर्मदा जी, दोनों बराबर दूरी पर पड़ता है। तो मध्य स्थल है हंडिया, और नाभि कुंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, नर्मदा जी नाभि कुंड के नाम से भी। और अभी उसमें जो पानी है उसके कारण लगभग 50 गांव प्रभावित हुए हैं आसपास के, नर्मदा जी के किनारे के। और दो जिले अलर्ट पर हैं, हरदा और नर्मदा जी क्रॉस करके देवास डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, तो जो वहां पे सामने लगभग दूसरे हाँ दूसरे साइड देवास पे जो डिस्ट्रिक्ट, है, दूसरे देवास। साइड पे देवास डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो दो डिस्ट्रिक्ट नर्मदा जी के कारण अलर्ट पे हैं अभी, हरदा के अंदर बात करें तो। और हमारे साथ में जो साथी जुड़े थे या जो वहाँ पे रह रहे हैं या जिनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं गाँव में, वो बैक वाटर के पानी से भी काफी प्रभावित होते हैं। डैम का खंडवा के पास में डैम बना हुआ है, उसका बैक वाटर का पानी काफी हरदा तक लगता है नर्मदा जी के कारण। तो ऐसे गांवों में भी लोगों का रेस्क्यू अभी चल रहा है, और हम भी मदद क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो हरदा डिस्ट्रिक्ट से ही हैं विधायक जो कृषि मंत्री के पद पर आए हैं। अच्छा। उनके साथ काफी पहले से संस्था का जुड़ाव है और काफी अच्छा जुड़ाव है कि उनको पता है संस्था क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो आज सुबह उनके साथ चर्चा भी हुई और बात भी हम लोग कर पाए कि कैसे उन लोगों की मदद करनी है साथ में आके। अभी जो लोग साथी जिस जगह पर हमारे वॉलेंटियर्स हैं, इंटर्न साथी हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं आसपास के गांव में, अगर वो प्रभावित हुए तो ऐसे लोगों की मदद हम उनके माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने एक अन्य किसी व्यक्ति को गांव के अंदर एंट्री का मना कर दिया है बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए। तो जो साथी स्थानीय जगह पर रह रहे हैं उन लोगों के माध्यम से ही रेगुलर कांटेक्ट में बने हुए हैं, किस तरीके की मदद चाहिए उस तरीके की मददें हम प्रशासन के साथ जुड़ के उनके साथ में कर पा रहे हैं। अभी आज ही लगभग 10 गांव में राशन का काफी वो हो गया था कि लोगों के घर के राशन खराब हो गए या चीजें अव्यवस्थित हो गई हैं। तो ओढ़ने बिछाने का मतलब उनके रहने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था, तो टीन सेट जो हाइट वाली जगह पर है वहां पे उनके रहने की व्यवस्थाएं अभी जब तक बाढ़ का पानी नहीं उतरता है तब तक के लिए की है। और साथ ही में खाने पीने की व्यवस्था, ओढ़ने बिछाने का, क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है, बच्चे हैं काफी सारे। तो ऐसे ही काफी सारे लोगों के साथ में जब बात करी तो काफी लोगों ने डोनेट भी कर दिया कि अभी हमारी तरफ से हम राशन का देख लेंगे, लोगों की मदद कर देंगे, या फिर हम ओढ़ने बिछाने के लिए लोगों के बिस्तर की मदद कर देंगे, टेंट हाउस से जो आता है सामान। और प्रशासन भी काफी साथ में मदद, प्रशासन के साथ भी काफी मदद हो पा रही है कि प्रशासन भी बहुत अलर्ट पे है कि किस गांव से कितने लोगों को निकाला गया है, क्या है, वो तुरंत अपडेट दे रहे हैं या साथ में बात हो पा रही है उनके। तो मदद तो उनके साथ में निरंतर अभी चालू है, और अभी कंटिन्यू करनी भी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से तो चीजें नहीं सुधरेंगी। तो अभी उनके साथ में वो चीजें रेगुलर हैं कि हम कांटेक्ट में हैं। वो एक बड़ा हौसला है कि उनके साथ कोई है जो हमेशा बात कर रहा है और उन तक चीजें पहुंचा पा रहा है। तो उस रूप में तो संस्था भी काम कर रही है।
मुझे आश्चर्य होता है आप लोग इतनी सारी चीजों पे काम करते हो, एंड वो भी लाइक आपकी उम्र के हिसाब से। इट्स अमेजिंग आप लोग जितनी सारी चीजें करते हो। मैं अनिल जी से जी मिला हूँ, आपसे मिला हूँ, आपके सिनर्जी संस्था के फाउंडर्स से भी मिला हूँ। मुझे तो हाँ बहुत ही आई मीन इट्स रियली अमेजिंग। एंड ये भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो गांव से हो, राहिट गांव से आप हो, या आप हरदा हाँ में हाँ कई साल से रह रहे हो, तो आप लोग दिल्ली के लोगों के साथ, टिस के लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ, और जो इवन इंटरनेशनल लोग जाते हैं, उनको जिस तरह हम्म से आपकी जिस एनर्जी बन रही है, मतलब गांव के लोग शहरी लोगों को बता रहे हैं कि गांव में चलता क्या है, कैसे चलता है। मैं तो आपके साथ सिर्फ 4 ही दिन रहा आप लोगों के साथ, लेकिन कई लोग हम्म आकर रहते भी हैं आपके गांव में 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल, तो उनको भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपको भी शहर का बेनिफिट होता है। बहुत ही बढ़िया हम्म काम चल रहा है। आई एम रियली अमेज्ड आप लोग क्या क्या कर रहे हो। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि आप सिर्फ यूथ कॉन्फ्रेंस में ही नहीं, आप कई जगह रहकर आए हो, जैसे हाँ अहमदाबाद, अहमदाबाद में भी उदयपुर रहे हो। तो उस बारे में कुछ हाँ बताइए कि कहाँ कहाँ रहे और आपकी क्या क्या लर्निंग हुई, क्या क्या आपने सीखा वहां पर। बिल्कुल। तो संस्था के साथ जब शुरुआत हुई थी तो इंटर्नशिप का काफ़ी नाम सुना था, और क्योंकि नया वर्ड था मेरे लिए इंटर्नशिप, और काफ़ी इच्छा भी थी जाने की इंटर्नशिप पर, कि एक तो बस नाम से ज़्यादा इच्छा थी कि इंटर्नशिप वर्ड होता क्या है और क्यों उसको हर ऑर्गेनाइजेशन इतना हाईलाइट करती है हमेशा यूथ के साथ जब भी काम कर रही होती है। संस्था प्रभा के साथ क्योंकि पार्टनरशिप चल रही थी, और प्रभा अलग अलग प्लेसेस में इंटर्नशिप करवाती है सिनर्जी के साथ पार्टनरशिप में भी, तो संस्था सिनर्जी की तरफ से भी काफ़ी यूथ सिनर्जी भेजता है उस इंटर्नशिप में। मैं भी इंटर्नशिप के लिए जब मैंने फॉर्म भरा तो एक अलग था कि अच्छा अभी काफ़ी दूर जाना है, अकेले सफ़र करना है, काफ़ी डर तो था। पर क्योंकि नया सीखने की, नई जगह जाने की जो ललक और जो खुशी थी, वो उस डर के आगे काफी ज्यादा थी। तो हाँ। मेरे साथ में दो साथी हरदा से गए थे। एक वर्षा गई थी जिससे आप मिले थे गाड़ा मोड़ में। उसने भी इंटर्नशिप, क्योंकि एक ही बार मैंने उसके मम्मा से बोला कि मैं लेके जा रही हूँ साथ में, मैंने पूछा नहीं उनसे कि मैं लेके जाऊं या नहीं जाऊं, मैं इसको साथ में, तो मैंने बस बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं इसको साथ में लेके जा रही हूँ, तो मेरे साथ में उसका भी फॉर्म भरा। और एक और साथी थे हमारे साथ में, मेल साथी। तो हम तीन लोग हरदा, फाइनली हरदा पहुंचे, और गांव से थे, एक ही गांव से थे तीनों साथी। हरदा से हमको दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी, और हमारी सुबह मॉर्निंग में ट्रेन थी 7 बजे हरदा से। तो वो एक काफी था कि एक तो कभी सफर नहीं किया था अकेले ट्रेन में, और साथ में जो दो लोग थे वो लोग पहली बार अपने गांव से बाहर निकले थे। तो ऑफिस वालों ने भी बोल दिया था कि राधिका अब जो है, तो वो डर थोड़ा सा जिम्मेदारी में बदल गया कि अच्छा भी खुद के डर को कम करके इनकी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देनी है कि इन लोगों को कुछ ना हो, ये आराम से जगह पर पहुंच जाए जहाँ जा रहे हैं हम लोग। पर वो ट्रेन का सफर काफी अच्छा था। मैं हमेशा जब भी इंटर्नशिप की शुरुआत करती हूँ तो वहीं से अपनी करती हूँ, क्योंकि पहला सफर अकेले तय करना और साथ में दो लोगों की जवाबदारी लेके चलना, और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ आप कभी गए नहीं हो, वहां पे रात को 3 बजे आपकी ट्रेन आपको छोड़ रही है, और फिर ओह वहां माय आप लोगों को कॉल कर रहे हो कि अच्छा कौन पिकअप करने आ रहा है, हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ पर खड़े रहें, किस तरफ हमको किस गेट से बाहर आना है। वो एक कन्वर्सेशन जो चल रहा था कंटिन्यू ऑफिस वालों के साथ में, दिल्ली में जो साथी लेने आने वाली थी उनके साथ में। डर भी था कि पता नहीं कौन लेने आ रहा है, किससे मिलेंगे, क्या होगा, हम लोग सुरक्षित तो पहुंच जाएंगे, ऐसा ना हो कि कॉल के पीछे कोई और हो, लेने कोई और आ रहा हो। तो हाँ। वो डर हमेशा था जब तक फाइनली हम पहुंच नहीं गए जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमको जाना था वहां पर। ट्रेन में काफी अच्छा था। जो सुबह 7 बजे से सफर शुरू हुआ था, कि जो दो साथी थे उनको थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए मौका मिल पाया था। ट्रेन में लोगों के साथ बात हो पा रही थी। तो लोगों के सवाल थे कि इंटर्नशिप क्या होता है वहां पे, हम भी क्योंकि नए थे तो
थोड़ा सा जितना आ रहा था दिमाग में कि क्या प्रोसेस होती है, या जितना हम सुन के गए थे उसको बता पा रहे थे कि इंटर्नशिप अच्छा, इंटर्नशिप मतलब खुद को समझना, खुद को जानना, खुद की पहचान को समझना, या फिर जो संस्थाएं अलग अलग जगह पर काम करें उनको काम को देख पाना, वो कैसे काम करें ये यूथ के साथ में, या खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन स्कोर बिल्ड करने के लिए। तो ये बातें जब पता नहीं चला, जब नए लोगों से बातें शुरू हुई, तो कभी एक साथी से, कभी उस चर्चा में काफी सारी साथी जुड़ते चले गए क्योंकि दिन का सफर था। तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, पर बहुत आराम से दिल्ली पहुंच गए। फिर दिल्ली में जाके पता चला कि हमको किशनगढ़ जाना है, राजस्थान के। राजस्थान में। और राजस्थान तो राजस्थान का क्योंकि नाम सुना था और काफी बार टीवी में मूवियां देखी थी, तो वो एक अमेजिंग था, एक पिक्चर बनी हुई थी दिमाग में कि अच्छा राजस्थान तो वो भी एक अच्छा था। और उसके पहले हमारे पास में लगभग 5 घंटे का टाइम था दिन में, कि हम दिल्ली में जहाँ हमको घूमना है हम घूम सकते हैं। तो लक बोल सकते हैं उसको कि जो तारामंडल का शो होता है, म्यूजियम है दिल्ली में, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, पर वहाँ पे तारा मंडल का शो होता है, और वो पूरे हफ्ते में सिर्फ संडे के दिन हिंदी में चलता है, बाकी दिन इंग्लिश में होता है। और क्योंकि हाँ। हम तीनों हिंदी वाले लोग थे, हमको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, और हम संडे के दिन दिल्ली पहुंचे थे। तो हमारा लक काफी अच्छा था। तो इंद्राणी करके दीदी थी जिन्होंने हमें हमको पिकअप किया था, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम पहुंचे थे, तो उन्होंने हमको पूरा डायरेक्शन दे दिया। उन्होंने बोला कि आप आपकी इंटर्नशिप शुरू हो गई है, हम साथ में नहीं जाएंगे घुमाने, आपको डायरेक्शन दे दिया है, मैप दे दी है। और वहाँ पे पूरा साइंटिस्ट वाला चीजें रखी हुई हैं साइंटिस्ट की, और राइट राइट। पूरा शो होता है वो पूरा एक। तो वो काफी अच्छा था। और हम लोगों ने फिर फाइनली पूरा लगभग हमको जहाँ जितना टाइम था उसके हिसाब से कुतुब मीनार और वो शो देखा, साथ ही में हम राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट ये घूम पाए। और जाने के टाइम पे क्योंकि अंधेरा हो गया था और हमको फिर हमारा सामान लेके निकलना था बस स्टॉप के लिए, तो फिर तो हमने सीधे फोन कर दिया कि आप कैब बुक कर दो, क्योंकि उस समय एंड्रॉइड मोबाइल या फिर इस तरीके की चीजें नहीं थी कि हम खुद से चीजें बुक कर पाए। और फिर हम रात में निकले किशनगढ़ के लिए। और किशनगढ़ में कोठड़ी करके जो गांव है वहाँ पे मंथन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन कैंप होना था। और कि तीन हमको बेसिकली क्या करना है इंटर्नशिप में, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हाँ, तो वो पूरा ओरिएंटेशन कैंप था हमारा। मजा आया था। दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस से यूथ जुड़े थे, और हम एमपी से 30 से 3 यूथ थे, कुछ यूथ राजस्थान से भी आए थे हमारे वहाँ पे। 20 लोगों का बेच था, और काफी मजेदार बेच था कि वो 5 दिन कब बीत गए पता नहीं चला। और मजा आया हमको। पहली बार किसी गांव में इतनी सारी मोर देखी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस गांव में जैसे हमारे यहाँ डॉगीज घूम रहे होते हैं रोडों पे, वहां मोर घूम रही होती थी। तो वो एक और अमेजिंग जगह थी और एक नई जगह थी। और गांव में क्योंकि अपने व्यवहार बिल्ड करके आ पाए और चीजें संस्था की देके आ पाए, तो वो और काफी अच्छा था। और क्योंकि सिर्फ सांबर झील का नाम सुना था, एशिया की सबसे बड़ी झील है जहाँ पे नमक बनता है, या फिर नमक की झील बोलते हैं, तो वो देखने के लिए मिला था। तो वो एक और था कि अच्छा अभी हम वो एक था कि गांव से निकल के गए तो अच्छा हम बता पाएंगे कि हम सांबर झील देख के आए हैं। तो वो एक पॉइंट था। और वो आज भी हंसी आती है उस जगह के बारे में जब भी सोचती हूँ कि मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में काफी सारी खुशियां जो है मिल जाती हैं। तो इंटर्नशिप तो हमारी जैसे ही हम हरदा से ट्रेन में बैठे हमारी शुरू हो गई थी। हर एक जगह पर आपको खुद से चीजें करनी है, खुद से देखना है, खुद से लेना है, और खुद से जाना भी है। और फिर फाइनली ओसी कैंप खत्म हुआ, और हम लोगों का एक साथी जो थे, मेल साथी जो थे, वो गुजरात में ऊर्जा घर में प्लेस हुए थे इंटर्नशिप के लिए अपनी। और मैं और मेरे साथ में जो बरसा नाम की साथी थी, हम लोग उदयपुर जतन के लिए प्लेस हुए थे। जतन ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे, और
वहाँ पे क्योंकि हमको पहले से पता था कि राजदीप के नाम से कोई सर है जो हमको सारा बताएंगे कि हमारी इंटर्नशिप कैसे, हमको कैसे काम करना है, कहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, हमारे रुकने का क्या है चीजें। पर और जो उनके डायरेक्टर थे वो हमको लगा कि अच्छा इस जगह के कोई व्यक्ति होंगे, और इंट्रोडक्शंस क्योंकि हुआ नहीं था और हम भी नए थे, तो वो था कि अच्छा उन्होंने बहुत बहुत नॉर्मली ऐसे आके कि अच्छा बेटा चाय पियोगे, बैठ जाओ आराम से रिलैक्स कर लो, काफी लंबा सफर तय करके आए हो। तो वो कभी दिमाग में नहीं आया कि अच्छा ये डायरेक्टर भी हो सकते हैं। पर जब शाम को पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद पता चला कि अच्छा ये डायरेक्टर है, तो वो एक और अलग था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने अच्छे लोग भी हो सकते हैं कि पूरे टाइम जब उनके साथ बात कर ली तो बिल्कुल भी वो एहसास नहीं हुआ कि अच्छा हम किसी डायरेक्टर से बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के या फिर चीजें हैं। और फाइनली फिर इंटर्नशिप के लिए पूरा हमारा हो गया प्लेसमेंट, कहाँ करना है क्या करना है। तो एक साथी जो थी वो जतन का अपना स्कूल के नाम से एक स्कूल रन होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में काम करते हैं, उसका उसको वहां पे शिफ्ट किया था। और मुझे उदयपुर के एक ब्लॉक में शिफ्ट किया था, खेरवाड़ा ब्लॉक में। खेरवाड़ा ब्लॉक क्योंकि मैं तो उदयपुर के नाम से खुश थी और मुझे उठा के किसी गांव में भेज दिया। तो वो एक था कि अच्छा मैं गांव में जाके क्या ही काम करूंगी, मुझे राजस्थानी आती नहीं है, इंग्लिश में बोल नहीं पाती हूँ, पता नहीं लोग हिंदी में मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो वो काफी वैसा था चीजें। पर फाइनली कि वहाँ पे जो सर लोग मिले थे वो काफी अच्छे थे और आज भी उनके साथ में कनेक्शंस बने हुए हैं। उनके जब भी उनको लगता है तो वो कॉल कर लेते हैं, या मुझे याद आ जाती तो मैं कॉल कर लेती हूँ। अ, वो एक महीना काफी अमेजिंग था। और जतन में क्योंकि एक प्रोग्राम रिसेंटली आया था, वो भी 1 मंथ के लिए ट्रायल प्रोग्राम के रूप में था, लुकेटस करके था। मेरी आवाज सुनो उस प्रोग्राम का हिंदी मीनिंग था नाम का। वहां पे एक गांव में उन्होंने उस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखा था लड़कियों के साथ में। और क्योंकि उन्होंने मेरी प्रोफाइल पढ़ी थी और मैं फेलोशिप्स खत्म करके रिसेंटली अपनी जा ही रही थी, तो उन्होंने वो गांव और वो प्रोग्राम दोनों मेरे हवाले छोड़ दिया था। सर लोग मॉनिटरिंग और समय समय पर रिव्यूज करते थे कि कैसे काम हो रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे प्लानिंग होनी है, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। और तो पूरा वीडियो डॉक्यूमेंट्री एक 1 मंथ के प्रोग्राम का वो बन रहा था उनका। तो वो भी एक था कि अच्छा अभी हम कुछ काम कर रहे थे, हम कैमरे में कैद हो रहे हैं, तो वो भी तो काम को कितने अच्छे से करना है या कितने अच्छे से चीजें करनी है, वो पूरा 1 मंथ काफी सिखाने वाला रहा है कि कॉन्फिडेंट वहां से बिल्ड हो पाया अपने काम को लेके, कहीं कुछ नई चीजें बिल्ड करने को लेके, या फिर नए लोगों से कनेक्शंस बनाने के लिए, या फिर कहीं पर भाषा का दिक्कत भी है तो हम लोगों के साथ में कैसे बात कर सकते हैं, वो एक चीजें वहां पे समझ में आई थी। लोगों के साथ काफी अच्छे से कनेक्शंस बिल्ड हो पाए थे। और मैं अपने काम को काफी अच्छे से प्रेजेंट कर पाई थी। और अपने जो सीखने गई थी कि कुछ नया चीज सीखनी है कि कैसे, और लड़कियों के साथ में ज्यादा काम करने की इच्छा थी तो कैसे और काम हो रहा है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, क्योंकि जतन मेंसुरेशन पे भी काफी अवेयर है और काफी अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो उसको भी समझने का मौका मिला कि मेंसुरेशन पे कैसे काम हो रहा है, वहाँ पे मेल साथी भी किस तरीके से वर्कशॉप्स कर रहे हैं, लड़कियां कितनी कंफर्टेबल होकर उनकी वर्कशॉप्स में बैठ पाती हैं। इस तरीके की चीजें काफी अच्छे से सीखने के लिए मिली थी। और मैंने बंक भी किया था 1 डे वहाँ पे। इस पास ही में एक ऑर्गेनाइजेशन और थी अल्फा, तो वहाँ पे मैं लोगों को पहले से जानती थी, सिनर्जी के माध्यम से ही वहाँ पे लोगों से पहचान हुई थी। तो उन लोगों के काफी कॉल आ रहे थे कि 25 किलोमीटर है, तू इतनी पास में है, एक दिन घूमने के लिए आ जा, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेगी, विजिट हम लोग आ जाएंगे पर ऑर्गेनाइजेशन की विजिट्स तो नहीं कर पाएगी। तो बस एक दिन ऐसे ही सर को, जो मेरे जतन में सर मिले थे मुझे, उनको मैसेज किया और मैं चली गई। उनका परमिशन का मैंने वेट ही नहीं किया कि उन्होंने हाँ बोला या मना किया। तो वो भी एक था कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है कि आप चले जाओगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपको इंटर्नशिप से ड्रॉप कर देगी। पर ये था कि मैंने पहले से व्यवहार बना लिए थे कि अच्छा ठीक है, पहली गलती थी तो उन लोगों ने माफ भी कर दी, कुछ बोला नहीं मुझे कि ठीक है आगे से ध्यान रखना, अभी आपकी पहली गलती है कि आप बिना परमिशन के चले गए थे। पर एक साथ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस की विजिट्स कर पाई थी मैं और चीजें सीख पाई थी।
वो काफी अमेजिंग था। और राजस्थान में पूरे इंटर्नशिप में एक सफर था जो वो काफी अच्छा था कि आप जब जिप्सी पे जा रहे होते थे बैठ के, तो खुद की रिक्शा लेके जाना होता था आपको, और अगर आपने मिस कर दी तो आप टाइम पर नहीं पहुंच रहे होते थे अपने काम को लेके, काम के समय पर या फील्ड पर, क्योंकि वहां पे 15 लोग ऑलरेडी अंदर बैठे होते थे, और अगर आप टाइम पे पहुंच गए तो आपको अंदर सीट मिल जाएगी, वरना आपको या तो ऊपर छत पे बैठ के जाना होगा, या फिर आइट साइड, जिप्सी के आइट साइड उन्होंने ऐसे बना रखा था पैर रख के खड़े होने के लिए, तो उस पे खड़े होके जाना होता था। और कई बार मैंने सफर खड़े होके ही किया, क्योंकि ऑफिस जहाँ पे मैं रुकी थी वहां से निकल के बस स्टॉप तक जाने में समय हो जाता था, और वो जिप्सी का निकलने का समय हो जाता था। तो वो काफी एक पार्ट था कि ट्रेवलिंग को काफी अच्छे से वहां पे मैं सीख पाई थी कि मान लो आने वाले समय में ऐसी कोई परिस्थिति होती है, तो मुझे काफी अच्छे से पता है कि कैसे मेंटेन करना है उस समय में अपने ट्रेवलिंग वाले पार्ट को लेके, तो वो काफी अच्छा था मेरे लिए। और काफी अच्छा ये था कि मैं लोगों के साथ में जुड़ाव, उस सफर में भी जुड़ाव बना पा रही थी कि उनकी भाषा को थोड़ा सा और जानने के लिए, उनके बारे में और जानने के लिए, और थोड़ा सा सीखने के लिए उनसे नहीं समझ में आती थी भाषा, फिर भी क्योंकि वो रास्ता सफर काटना होता था मुझे एक पैर पे खड़े होके, तो मैं बातें करना शुरू कर देती थी, और थोड़ी थोड़ी सी हिंदी उनको, थोड़ी सी उनकी भाषा मुझे कुछ समय के बाद समझ में आने लग गई थी, उनकी और भाषा काफी मेवाड़ी। अच्छा हाँ, था वो पार्ट मेरे लिए। मेवाड़ी नहीं, थी वो या लोग बागड़ी थी? बायड़ी कर, बागड़ी बागड़ी बोलते थे। बागड़ी हूँ है। हाँ मैं वहां गया हूँ, सुरता में गया हूँ, डूंगरपुर गया हूँ। बड़ी बड़ी मीठी भाषा है। हाँ, हूँ है। हाँ 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 हाँ। काफी अच्छा ऐसा लगता लगता था सुनने है। हाँ, में। बहुत क्यूट लगता है। अच्छा लगता था जैसे सुनने में। खड़ी पाए हम्म, हम कितनी तो डिटेल में हिंदी बोलते हैं ना। खड़ी पाए में एकदम स्पष्ट उच्चार होता है। हाँ गुजराती में गुजरात का होता है, तो इनकी भाषा में गुजराती भी थोड़ी आती है, मराठी भी थोड़ी आती है, और हिंदी भी थोड़ी आती है। लेकिन वो ज्यादा नाक से बात करते, ज्यादा हाँ। क्लियर नहीं बात करते। मैं वहां पर एक हफ्ता रहा बिल्कुल। हूँ। एक हफ्ते बाद मुझे अंदाज आने लगा ये हम्म। लोग बोलते क्या है। मैं मुझे 15 दिन के बाद समझ में आने लगी थी थोड़ी थोड़ी भाषा उन लोगों की, कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। पर मुझे जो सबसे अच्छा था वहाँ पे कि वहाँ पे एक भाभी थी, उन्हीं के यहाँ मैं खाना खाती थी बेसिकली, क्योंकि मैंने होटल का खाना अवॉइड किया हुआ था। तो वो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी होटल से, आप किसी का घर हो या टिफिन मैं ले सकती हूँ, या फिर किचन भी क्योंकि किचन जहाँ पे मैं रुकी थी वहाँ पे किचन सेट पूरा कंप्लीट था, तो मैंने कहा आप सामान लेके मैं बना के भी खा सकती हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पर एक भी थी उनके यहाँ रेगुलरली जाना खाना खाना, तो उनकी सास, दादी सास थी, तो उनके साथ में काफी अच्छे से बात होती थी, तो उनके रीति रिवाज के बारे में काफी, क्योंकि वो राजपूत थे, तो काफी सीखने के लिए वहाँ पे मिल पाया था। और वो भाभी से काफी, वो भी एक फेलोशिप कर रही थी प्लस ट्रस्ट के नाम से उस दौरान, तो वो फेलोशिप में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें कर रही थी, तो उनके साथ में मदद करना नाइट में जब उनका प्रोजेक्ट चल रहा होता था, उनके साथ में बैठना बातें करना, वो काफी अच्छा था मेरे लिए। और काफी बार ऑफिस में भी काफी वो था कि एक तो सबसे बड़ा डर था कि मैं कभी घर के आंगन में भी अकेली नहीं निकली थी, अपने घर के आंगन में भी नहीं गई थी, और एकदम से इसी जगह पर जाके रहना जहाँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ, या कोई मेरा परिचित नहीं है वहां पे व्यक्ति, और वहां पे अकेले रुकना बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसपे ये था कि मैं जिस रूम में रुकी थी उसके पीछे कारखाना था लकड़ी का, वहां पे फर्नीचर्स बनते थे, और उसकी आवाज रात भर आती थी, तो स्टार्टिंग के एक हफ्ता तो मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि वो डर जैसे खट खट और वो मशीन की आवाज आती थी, नींद खुल जाती थी ऑटोमेटिकली। तो फिर कुछ टाइम के बाद वो आदत में आ गया था कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है कि पीछे, फिर देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, वो सारा एक दो दिन तो वो सारा कुछ किया। और क्योंकि ऑफिस ऑफिस में ही एक गेस्ट रूम बना रखा था उन लोगों ने, तो ऑफिस गेस्ट रूम के अंदर आते थे 6 गेट होते थे, और मैं जब नाइट में सोने जाती थी तो पूरे 6 गेट लॉक लगा के सोती थी नाइट में, और ऊपर से अपने गेट के अंदर भी लॉक लगा होता था। तो सुबह जो ऑफिस
दो कीज थी, एक ऑफिस में सर के पास थी और एक मेरे पास उन्होंने दे दी थी। तो वो खोल के जब पूरे 6 गेटों का लॉक खोल के अंदर आते थे तो वो एक ही सवाल करते थे, कितना डर लगता है तुझे? 15 दिन होने पे आए पर गेटों में लॉक करना बंद नहीं किया। फिर उन्होंने उस दिन मुझे वहां के थाने का विजिट करवाया, बोले चल तुझे एक चीज दिखा के लेके आता हूँ। मैंने कहा थाने में कोई क्या ही दिखा के लाएगा, जेल और थाना। तो पर जब मैं वहां पे गई और उन्होंने जो कंट्रोल रूम के अंदर दिखाया वो बहुत अलग था और अपेक्षा नहीं की थी मैंने। तो वहां पे उस जगह पर लोगों ने प्राइवेट कैमरे लगाए हुए थे अपनी दुकानों के सामने, अपने घरों के सामने, हर एक व्यक्ति के घर के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था। इवन जो लोकल बस चलती थी उसके अंदर भी सरकारी जो गवर्नमेंट्स की बस है उसके अंदर भी सीसीटीवी जो कैमरास थे उसका पूरा फुटेज उस थाने में अपडेट होता था हर एक मिनट का। तो वो देख के उस दिन से डर बिल्कुल ही भाग गया मानो जैसे। और एक ही गेट में फिर लाक लगा के सोती थी मैं, हाँ, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था कि अच्छा थाने में हर एक मिनट का अपडेट है तो मुझे शायद डरने की जरूरत नहीं है। और एक गेट में भी लॉक लगाऊंगी और कुछ होता है तो कॉल करने का समय मुझे आराम से मिल जाएगा किसी ना किसी साथी को। तो वो बहुत अच्छा था वहां पे कि मतलब लोग इतने अवेयर हैं खुद के चीजों के प्रति, या फिर बाकी लोगों की सहायता कैसे करें उसके लिए। तो वो उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरेज के परमिशन थाने को दे दी कि आप फुटेज देख सकते हैं या रख सकते हैं अपने कंट्रोल रूम में। वो काफी अमेजिंग था मेरे लिए। और पूरी इंटर्नशिप बहुत अमेजिंग थी, बहुत मजा आया, काफी सीखने के लिए मिला। और जब इंटर्नशिप का लास्ट डे था तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं अपने घर को छोड़ के वापस जा रही हूँ कहीं दूसरी जगह। पर और सबसे अच्छा ये था कि इंटर्नशिप में जितना अमाउंट हमको मिला था खर्च करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन से वो सारा खर्च हो चुका था। आने का टिकट था पर हाथ में एक भी पैसा नहीं था। और हम लोग को तो क्योंकि सिर्फ उदयपुर तक आना था, उदयपुर तक सर ने अपनी कार से ड्रॉप कर दिया था मुझे। पर उदयपुर जो साथी गुजरात गए हुए थे वो भी उदयपुर से ही, उनको भी जयपुर के लिए ट्रेन लेनी थी और उसके पास ऑटो अपनी टैक्सी का पैसा भी नहीं था। बाई चांस वहां से उस दिन कुछ चीजों के कारण बस भी नहीं आई और जो टैक्सी की थी उसको अमाउंट देने का पैसा नहीं था। बट उसको लगा कि मेरे पास होगा तो उसने टैक्सी वाले से बोल दिया कि उदयपुर पहुंच के मैं दे दूंगा। और जब मुझे वहां पे उसने बोला कि दीदी पैसे देने, क्योंकि मेरे खुद के पास अमाउंट खत्म था। और फिर मैं इंद्राणी दीदी को कॉल कर रही हूँ, फिर बोल रही हूँ कि दीदी अभी कैसा करें, क्योंकि हम लोग गूगल पे इस तरीके की चीजें उस समय चला नहीं रहे थे। और उस समय नोटबंदी भी हो चुकी थी, तो पुराने नोटों की नोटबंदी हो चुकी थी, तो काफी केस का काफी वो चल रहा था, दिक्कत चल रहा था। फिर दीदी ने उस टैक्सी वाले के उसमें 150 रुपए का रिचार्ज किया मोबाइल का, तब उसने उसका सामान उतारा कि फाइनली उसके पास रिचार्ज आ गया उस 150 रुपए का। तो बोले दीदी आप रिचार्ज कर दो, मेरे पास रिचार्ज खत्म हो गया, मेरे को मैं ये समझ लूंगा कि मैंने खुद से रिचार्ज करवा दिया। तो फिर उसने इंद्राणी ने रिचार्ज करवाया। फिर हम लोग फाइनली ट्रेन में बैठे और जयपुर पहुंचे। जयपुर में 2 दिन का फीडबैक था कि हमारी इंटर्नशिप्स कैसी थी, कितना हम सीख पाए, हम जो ऑब्जेक्टिव्स लेके गए थे उस पर कितना काम कर पाए। तो फीडबैक भी काफी अमेजिंग था, काफी मजा आया और काफी लर्निंगफुल था कि हमने जो सीखा था पूरे 1 महीने में उसको हम एक जगह लेके आ पाए थे उस पूरे फीडबैक कैंप में, और शेयर कर पा रहे थे लोगों के साथ में कि हमने क्या सीखा है, कैसी रही हमारी पूरी 1 मंथ की जर्नी और चीजें। इंटर्नशिप के बाद हम लोग जयपुर पहुंचे थे अपने फीडबैक कैंप में। और फीडबैक कैंप में हम लोगों ने पूरा 2 दिन साथ में बिताया था सारे लोगों ने, और हम देख पाए थे कि हम कितना सीख पाए हैं अपने इंटर्नशिप में, कितनी प्रक्रियाएं हम लोगों ने की है, या जो उद्देश्य लेके हम लोग चले थे उस पर कितना काम किया है। तो उस फीडबैक कैंप में वो हम लोग एक साथ लेके आ पाए थे अपनी पूरी लर्निंग्स को, और वो लर्निंग्स आज तक साथ में काम कर रही है। और फाइनली फिर हम जयपुर से बस लेके बाय बस हरदा पहुंचे थे, जयपुर से इंदौर, और फिर इंदौर से हरदा के लिए बस ली थी। तो काफी लंबे समय था, रात को 8:30 बजे जयपुर से बस ली थी, फिर सुबह 9 बजे हम लोग इंदौर पहुंचे। इंदौर से 9:30 बजे बस ली तो शाम को 4 बजे हम लोग हरदा पहुंचे थे। और
जो उड़ान में आप लोगों के अपने शेयर किया है वो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कैसे काम किया है और क्या अभी हम कर रहे हैं और आगे उसमें। तो ये वीडियो में आप अच्छे से उस चीज को समझ पाएंगे। अच्छा। अच्छा। और अभी युवालय अच्छा। अभी युवालय के साथ में काम कर रही हूँ, तो हम लोग यूथ के साथ में कैसे काम करते हैं, क्या प्रक्रियाएं करते हैं, उसका भी एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और आप लोग देखिए। और हमारी संस्था ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लोग के साथ में काम करती है और मैं खुद भी इस पूरी जर्नी से निकल के आज यहाँ पे आई हूँ और अपनी बातों को आपके सामने रख पाई हूँ। और ये काफी अच्छा था आज मेरे लिए और काफी अच्छा दिन था मेरे लिए आज का दिन। और मैं और भी लोगों के साथ में अभी भी कनेक्ट हूँ, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का 1 साल हो चुका है फिर भी लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको छोड़ नहीं पा रही हूँ। मेरी इतनी अच्छी रिलेशनशिप बन गई। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे उस गांव में जाना है तो मैं किस बहाने से जाऊंगी, उनसे कैसे बातें करूंगी। तो ये मैं मतलब एक आइडिया जस्ट आने वाले समय के लिए मेरे दिमाग में चल रहा है। कुछ कुछ सपने में फिर से बना रही हूँ। एक सपना मैंने अपना पूरा किया है खुद की पढ़ाई को लेके और प्लस और लड़कियों को पढ़ाने का। तो उसमें मैं कई कई मेरे पेरेंट्स की तरफ से विरोध भी आया, लेकिन बट उनका सपोर्ट भी रहा कि उन्होंने मेरे को मतलब हिम्मत दी। मोहल्ले से भी बहुत सारी बातें बनी। खासकर मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूंगी कि आप अगर घर से बाहर एक कदम अपने सपने को लेके बढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। लोग आपका विरोध करेंगे, परिवार वालों से कुछ कुछ बातें करेंगे जिसके कारण आपके परिवार में विरोध होगा, आपके ऊपर सवाल उठेंगे। बट उन सवालों के साथ में आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आगे बढ़ने के बाद में आपको लगता है कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, बट वो हम अगर सही कर रहे हैं तो वो आगे चल के हमें बहुत बड़ी कामयाबी देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत की 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम उम्र की है और 65% से ज्यादा की आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। भारत जैसे जटिल और विविधता लिए जहां पर ग्रामीण और आदिवासी परिवेश में रहने वाले युवाओं की संख्या अधिक है, समाज में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारी आबादी का यह विशाल युवा वर्ग जीवंत रचनात्मक शक्ति बन जाए, जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित कर अधिक न्याय संगत और शांतिमय दुनिया बना सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए युवालय कार्य कर रहा है। मेरा नाम राहुल दामाडे है। मेरा नाम सपना पढ़ते है। मेरा नाम आसिया खान है। मेरा नाम भागवत चौहान है। मैं ग्राम मांगरुल से हूँ, तहसील हंडिया, जिला हरदा। मैं ग्रामीण हंडिया की रहने वाली हूँ। और मैं हंडिया से रहने वाली हूँ। मैं कक्षा 12वीं में अध्ययन करता हूँ। सिर्फ 9th क्लास तक पढ़ी हूँ। और मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। तो होटल पे हम लोग खाना खा रहे थे, उस समय हम अनिल भैया से मुलाकात हुई हमारी। जब हमारे गांव में कुछ भाई लोग आए थे तो उन्होंने कुछ गतिविधियां कराई बच्चों के साथ में और उनके साथ हमने डांस वगैरह भी किया था, तो हमें उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। वे हर महीने मतलब आते रहे, रोज़ रोज़ आते रहे और फिर उनसे अच्छी जान पहचान होने लगी। फिर उन्होंने वायर्स के बारे में बताया कि युवालय क्या है, युवालय में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है और किसके मतलब क्या क्या काम आती है बच्चों की युवा के साथ में। वायर से में गए थे, फिर वहाँ पे पुस्तकालय के बारे में बताया था कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है और युवाओं के साथ में जो जो चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति होती है यहाँ पे। हम धीरे धीरे उनके साथ जुड़े रहते रहे और फिर कुछ हमारे साथ वाले कहते थे कि कोई हमें दूर छोड़ देगा, ऐसा वैसा करके बहुत डराते थे। फिर भी हम उनकी बातों पर ध्यान न दिया और उनके साथ जुड़े रहते ही हम कुछ आगे बढ़ते रहे और उनसे फिर हमारी धीरे धीरे पहचान हो गई। फिर इनसे पहचान होते हुए हम आगे सेंसस की ओर बढ़ते गए। जैसे टिमरनी हम गए थे तब मैं ज़्यादा उनके सामने बोल नहीं पाता था और मुझे डर बहुत लगता था कि मैं कहीं गलत ना बोल दूँ और कोई सब मेरी हंसी मजाक उड़ाई करके। तब मैं वहाँ पे गया तो कुछ साथियों ने कहा कि तू बोलता नहीं ऐसा वैसा करके, तो मैं वहाँ पे दूसरी बार जब सेशंस में गया तो कुछ लोगों ने कहा कि तू बोल, कुछ भी बोलना, जो बोलेगा वो सही रहेगा। फिर मैं धीरे धीरे बोलने लगा और आज भी उनके साथ में बना रहा हूँ, जो दूसरों को भी बताता हूँ कि सिनर्जी संस्थान क्या है और क्या नहीं। आज
राधिका जी बहुत ही बढ़िया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आप लोग युवालय में करते क्या हो और उड़ान में करते क्या हो। 4 ही दिन रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन इतना अच्छा परिचय हुआ। मुझे तो लग रहा है आप लोग पूरी दुनिया बदल डालोगे। इस हिसाब से आप लोगों ने जो एनर्जी है और सिनर्जी है जो आप साथ में करते हो लोगों के साथ, शहरी लोगों के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ, और जो अन्य डिविजन्स है जैसे हिंदू है, इस्लाम है, दलित वर्ग है, अब सबके साथ मिलकर जो कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप में क्या क्या परिवर्तन आए इतने सारे काम करने से? आप 2 मिनट बात कर सकते हो उस बारे में? बिल्कुल। तो मैं स्टार्टिंग में जैसे बता रही थी कि युवालय की बनने की प्रोसेस के समय से मैं जुड़ी थी। मेरे लिए सिनर्जी के इंट्रोडक्शन से शुरू कर देती हूँ खुद के बदलाव की चीज़ें। तो सिनर्जी आज से 2006 में शुरू हुआ था और आज उसको 13 से 14 साल हो गए हैं धीरे धीरे इस क्षेत्र में काम करते हुए। एक MSW का बेस था, तो उनका आइडिया था कि हम कैसे लोगों के साथ में बात करें और कैसे उनके साथ में काम कर पाएं। और उसी बैच में से 3 साथी जो आज समुदाय के चेहरे के रूप में दिखते हैं, तो उसमें बिमल जाट हैं, अजय पंडित हैं और विष्णु जायसवाल हैं, जो सीधे तौर पे युवाओं के साथ में काम कर रहे हैं एक संस्था के रूप में। और सिनर्जी जो नाम है वो अपने आप में एक एनर्जी देने वाला नाम है, और क्योंकि दोस्तों की एनर्जी इसमें लगी हुई है तो इसका नाम ही हम उन लोगों ने सिनर्जी रख दिया था। और आज जब भी हम परिचय देते हैं तो हम सिनर्जी का जो बताते हैं वो यही है कि युवाओं की एनर्जी के साथ में सिनर्जी बनता है, कभी किसी एक व्यक्ति से सिनर्जी नहीं है। और शुरुआत भी वही थी मेरी कि जब मैं जुड़ी थी तो स्टार्टिंग ही एक शुरू अच्छे से काम करना शुरू किया था संस्था ने, और रहटगांव में ऑफिस उस समय खोला था मेरे गांव में, और मैं वहां पे जुड़ी थी। तो वहां पे एक साथी थे विशन देवड़ा, जिन्होंने युवालय का सपना देखा था, और उस दौरान वो संस्था के साथ बात कर रहे थे कि उनके सपने पे काम हो, वो युवाओं के साथ काम करना चाहते थे क्योंकि वो एक खुद युवक थे। तो संस्था ने उनके उस सपने को एक प्रोग्राम के रूप में देखा और आज एक प्रोग्राम के रूप में वो सपना काम कर रहा है। तो बिशन जी का ये सपना था कि युवालय सेंटर हो जहाँ पे युवाओं के साथ में काम हो रहा हो, युवाओं की स्किल्स पे काम हो रहा हो और हम युवाओं के साथ में सीधे रूप से जुड़ पाए। जब भी हम बात करते हैं समाज में परिवर्तन की, तो हम सीधे जाके ये नहीं बोल सकते कि आप ये चीजें बदल लो, उससे ये चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हम खुद भी वो चीजें नहीं बदल पाते हैं। लेकिन जब हम युवाओं के साथ में उन चीजों पे काम करेंगे तो हम अगर 10 यूथ के साथ काम कर रहे हैं तो 5 युवाओं में परिवर्तन आएगा, ये हमारा विश्वास बोलता है। और अगर उन 5 युवाओं में परिवर्तन आया तो वो अपने अपने घरों में तो परिवर्तन लेके ही आएंगे। ये इस विश्वास के साथ में हम काम करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत बताऊं तो जब युवालय बन रहा था या इसकी प्रोसेस हो रही थी, उस दौरान एक तो खुद की पढ़ाई शुरू करने का जो जागा था आत्मविश्वास वापस से, वो हो पाया था, पूरा कर पाई थी मैं उसको। और आज वो एक बड़ा परिवर्तन है कि मैं अपनी पढ़ाई को लेके फोकस हूँ अपने काम के साथ साथ। और मैं एक ऐसी लड़की थी जो शायद कहीं जाती थी तो अपने पेरेंट्स के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करती थी, या फिर लोगों से बात नहीं करती थी। स्कूल टाइम में कोई दोस्त नहीं था, पर आज मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो दोस्त के रूप में जुड़ पाए हैं। उनसे हमेशा कुछ नया सीख पाते हैं या अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर कर पाते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन मैं खुद में देख पा रही हूँ। दूसरा कि एक जवाबदारी वाला पार्ट मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा है, अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी। तो क्योंकि घर में अभी जो स्थिति है मेरे वो ये है कि पिताजी को 3 अटैक पैरालिसिस के हैं, और उस कारण से वो उनकी जॉब उनको छोड़नी पड़ी। फॉरेस्ट में चौकीदारी की जॉब करते थे पिताजी, मम्मी हाउसवाइफ है। 2 भाई हैं, दोनों भाई अभी अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं, पर क्योंकि एक प्रॉपर स्किल्स और वो स्पेस नहीं है हरदा के अंदर की यूथ काफ़ी कोई अच्छा काम कर पाए, और अभी घर छोड़ के हम कोई नहीं जा सकते तीनों भाई बहन में से।
तीनों यहीं पर काम कर रहे हैं और तीनों जन मिलके साथ में अपने घर की जिम्मेदारी ली है अभी हमने, चाहे वो पेरेंट्स की हो, घर के अंदर की छोटे छोटे सामानों की जवाबदारी हो या फिर खुद के एजुकेशन की जवाबदारी हो। तो सेल्फ डिपेंड जो एक हर लड़की का सपना होता है वो शायद मैंने पूरा अपने लिए किया है, खुद की लाइफ में मैं पूरा कर पाई हूँ। और आज घर की जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ साथ अपने काम की जवाबदारी भी उतनी अच्छे से ले पाती हूँ मैं, और उसके बीच में बैलेंस काफी अच्छे से कर लेती हूँ कि ऑफिस का कुछ है, दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ काम बिगड़ गया तो वो कभी घर के अंदर नहीं आता है, या फिर घर की चीजें कभी ऑफिस के अंदर नहीं जाती हैं। ये बैलेंस काफी अच्छे से सीख गई हूँ मैं करना। पहले काफी मिस्टेक्स हुई हैं कि घर पे चीजों का कुछ प्रेशर है या कुछ गुस्सा है तो वो ऑफिस में किसी के ऊपर उतर रहा है या काम के ऊपर उतर रहा है, और या ऑफिस का कुछ है तो वो घर में आ रहा है किसी गुस्से के रूप में या बहुत ऐसे दिक्कत के रूप में। पर अभी वो बैलेंस कर लेती हूँ मैं काफी अच्छे से, ये काफी अच्छा है। और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज कर पा रही हूँ मैं। तो ये 3 मेजर बदलाव है जो मेरी लाइफ में आए हैं, और मैं अपने डर साथ में काम कर रही हूँ। जो एक डर था कि लड़की अकेले नहीं जा सकती या फिर वो विश्वास अपने घर में नहीं बना सकती, तो वो अभी खत्म हो गया है। अभी मैं मतलब बहुत वो सा था, आप ही से जब मेरी मुलाकात हुई थी और आपने मुझे आरती जी के बारे में बताया था जो पुणे में रहती हैं, आर्ट एंड लिविंग में ऐसे ट्रेनर वो जुड़ी हैं और काफी सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट में काम कर रही हैं। काफी आपके बाद जब उनसे रेगुलरली बातचीत हो रही थी, आपसे बात होने के बाद में आपने जब नंबर एक्सचेंज किए थे, काफी लंबा जुड़ाव हो गया था उनके साथ में। और वो था कि अभी मुझे बस पुणे जाना है, उनसे मिलना है या बात करनी है। और मैंने घर में बोला था कि मैं पुणे जा रही हूँ, क्योंकि कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, किसके यहाँ रुकूंगी, पेरेंट्स का हमेशा वो डर होता है। पर उतना ही मेरे घर वालों ने विश्वास भी किया कि मेरी लड़की अगर कहीं जा रही है तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उनके ऊपर सवाल खड़े हों या फिर उनके ऊपर उंगलियां उठना समाज की तरफ शुरू हो। वो विश्वास पेरेंट्स ने किया और उस विश्वास के साथ मैं भी उनके विश्वास पे उतनी ही खरी उतरी और मैं घूम के आई पुणे। हाँ, ये काफी वो था मेरे लिए कि पुणे जाके रुकना, और क्योंकि पुणे वो एक नया रूट था मेरे लिए, मैं उस रूट पे कभी नहीं गई थी पहले। पर वहाँ पे जाना, वहाँ पे रुकना और उनके साथ में वो समय बिताना काफी अमेजिंग था। और जब मैं मिलना चाह रही थी बस आरती जी से, और काफी अच्छे से मुलाकात हो पाई, आज एक अलग रिलेशन उनके साथ में बिल्ड हो पाया और काफी अच्छे से मैं अपने काम को बता पाई, वो मुझे समझ पाई। और इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी जगह मैंने विजिट की है और काफी कुछ सीखा है। और उसी में से एक सरदार शहर जिसमें मैं आपके लिए और गढ़चिरौली गई थी जहाँ पे आदिवासी के ऊपर अपना पूरा वो एक जो लेके आए हैं उस गांव के अंदर, उसको सीखने का मौका मिला। एकता परिसर करनी में जो कर रहा है वो जानने के लिए और समझने के लिए मिला। तो सिनर्जी जो नाम है कि एनर्जी देता है हमेशा, वो एनर्जी हमेशा सिनर्जी बना के रखता है और हमारे जैसे युवाओं के साथ में हमेशा करता है। और मैं हमेशा बात खत्म करते टाइम कि सिनर्जी है तो मैं हूँ, और सिनर्जी ने मेरे जीवन की नींव रखी है। वो बोलते हैं कि मकान बनने से पहले नींव मजबूत होनी जरूरी है, ना ही मकान खड़ा करते हैं। और